हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे और IAS में भी पूछे जा चुके हैं। और विभिन्न PCS और जनरल कंपटीशन में रेलवे, बैंकिंग, SSC, बिहार SSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कर रहे हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। ठीक है, इसी को बोलते थे इंपीरियल प्रेफरेंस, क्योंकि वहाँ से जो ब्रिटिश माल भारत में आता था उस पर कोई भी शुल्क नहीं लगता था, लेकिन जब भारतीय माल विदेशों में, ब्रिटेन में जाता था तो उस पर भारी शुल्क लगा दिया जाता था। ठीक है, इसी को बोलते थे इंपीरियल प्रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो भारी उद्योगों का अभाव। भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश शासक के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में भारी उद्योगों के अभाव के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में भारी उद्योगों के अभाव के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त इसी को बोलते थे। तो किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब लागू किया था? तो एग्जैक्टली टाइम लाइन भी याद रखेंगे। 1793 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त, इसी को बोलते थे अस्थाई बंदोबस्त, लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1793। ठीक है, एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में अस्थाई बंदोबस्त, इसी को बोलते थे अस्तमरारी बंदोबस्त, जो कि 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ लागू किया गया था? तो इसमें जो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, और ये जमींदारों के साथ किया गया था इसमें। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया? तो जमींदारों से किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? तो जमींदारों से किया गया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया था। ये पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। ध्यान रखेंगे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित की थी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया कब? तो 1793 में, 1793 ईस्वी में। डी आंसर हो जाएगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो ABC कथनों में से कोई भी सही नहीं है। क्या इसमें? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना,
न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, इन सब में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किए गए अस्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली भू राजस्व प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते। ठीक है, जब तक मतलब कि जमींदार 10/11 भाग सरकार को देते रहते थे तब तक उनकी जमींदारी, लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह बस्ती, ये चारागाह परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो डी सही होगा इसमें, मतलब स्पष्ट है कि अभिष्ट विकल्प डी होगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चीर अस्थायी बंदोबस्त मतलब अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने जारी नहीं किया था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था। तो किससे संबंधित था टॉमस मुनरो? तो टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से टॉमस मुनरो संबंधित था। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे। ठीक है, मतलब रैयतों को उनमें अधिकार दिए गए थे और ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत
कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। ठीक है, मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भाग पर लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी ऊंची थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता चला गया, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बनी। ठीक है, महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बनी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? तो मुनरो जो था, थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू करने से संबंधित रहा है। ठीक है, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी किसने? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित की थी, प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। तो यहाँ पे रीड का नाम नहीं है तो थॉमस मुनरो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे लागू किया गया था 51% भाग पर। ठीक है, और इसमें किसान मतलब जो रैयत थे वही डायरेक्ट भू राजस्व देने के लिए जिम्मेदार थे, और अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों के साथ किया गया था। रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसान भू राजस्व ब्रिटिशर्स को देते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त 19% पर लागू किया था और 51% भाग पर लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा पे रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू किया गया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ? तो दक्षिण भारत में। ठीक है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में प्रचलित था, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी प्रमुख थे। इस प्रणाली को कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने 18वीं सदी के अंत में शुरू किया था। ठीक है, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये सही बात है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान ही या रैयत ही सीधे सरकार को मतलब ब्रिटिशर्स को देते थे लगान। ठीक है, ये सही बात है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। कर लगाने की पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात थॉमस मुनरो ने किया था, जो मई 1920 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपने जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। इस व्यवस्था में सरकार रैयतों को पट्टे प्रदान करती थी ताकि वे किसान जो भूमिहीन हैं अपनी आजीविका कमा सके। ठीक है, इस व्यवस्था में सरकार रैयतों को पट्टे प्रदान करती थी ताकि वे किसान जो भूमिहीन हैं अपनी आजीविका कमा सके। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे की किस कथन में आती है? तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यही है ड्रेन
ऑफ वेल्थ का मूल सिद्धांत, ठीक है, इसी में परिभाषित होता है। ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी का, क्योंकि यहाँ से जो भेजा जाता था चीज़ें, उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था, ठीक है, वही बोल रहा है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, किसी भी पीसीएस में भी या फिर जनरल कंपटीशन में भी लगातार पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी। धन का निष्कासन सिद्धांत, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक थे यथा? तो कौन कौन थे उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक? तो दादा भाई नौरोजी भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी और आरसी दत्त भी थे, ठीक है, तीनों थे, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर और आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, तीनों थे, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। ये थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और आईसीएस अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। रमेश चंद्र दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त जेवी जोशी और जी सुब्रमण्य अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वीश चंद्र राय समेत अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू को गहराई से विश्लेषित किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी के विश्वास नहीं करता था? ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी के, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो था उसमें विश्वास नहीं करते थे। कौन? तो सर सैयद अहमद खान विश्वास नहीं करते थे, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूँकि सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे, अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो था वो उसमें विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 में 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख
दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले यह पहले भारतीय थे। इन्होंने अपने लंबे निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुराव्यवस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निष्कासन सिद्धांत का समर्थन धन के निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी क्या? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, तो यही सही होगा। 1 सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, ये नहीं। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, ये भी नहीं। ये दादा भाई नौरोजी सबसे ये कौन? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत के आर्थिक शोषण कर रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो 1 सिर्फ सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 सही है। ठीक है। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रति वर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड में ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट देखते हैं, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने बोला था। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी का भी ढेर सारे वीडियो आ चुके हैं और मैपिंग का भी बना हुआ। मैपिंग का इस तरह से बनाया गया है ताकि क्वेश्चन वाइज ही बनाए गए हैं और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 2 से 3 मिनट का है और उसको देख लेते हैं तो क्वेश्चन वाइज ही बनाए गए हैं, तो वो स्पष्टता मतलब कि दिमाग में छपता चला जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जैक्टली जब मैप से देखते हैं तो चीज़ें याद होती चली जाती हैं, तो उसी अनुसार किया गया है। ठीक है दोस्तों, और हिस्ट्री का भी काफ़ी वीडियो आ गया है, मॉडर्न हिस्ट्री का, और ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है, करीब वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी 20-21 वीडियो आ चुके हैं, तो उसको देखिए। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होगी जब इसको पूरी तरह से अच्छे से, और वीडियो को पूरा देखिए तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, तैयारी और बेहतर होगी और किसी भी एग्ज़ाम को जब देते हैं, PCS या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन, उसमें भी काफ़ी मतलब लाभप्रद होगा। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद इसको फिर रिवाइज भी कीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है किसी भी एग्ज़ाम्स के पहले, या फिर ऐसे भी एक बार करने के बाद उसको रिवीजन कीजिए स्पीड बढ़ा करके, क्योंकि यूट्यूब पर तो सब कुछ अवेलेबल है। इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, दुगना भी कर सकते हैं 1 या फिर 1.25 1.5 पे स्पीड बढ़ा करके इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1857 की क्रांति से 1857 की क्रांति से क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। ठीक है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। एनफील्ड राइफल ब्राउन बैस के स्थान पर शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। ठीक है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था।
यही तात्कालिक कारण था, क्योंकि जब ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने लगे थे तो उसमें जो कारतूस लगता था उसमें गाय और सूअर का चर्बी से उस पर लेपित किया जाता था। जब उसको कारतूस को क्या बोलते हैं उसको खोला जाए, मतलब दांत से काटना पड़ता था कारतूस लगाने के पहले। तो यही मतलब धर्म भ्रष्ट हो रहा था लोगों का, इस वजह से अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, इस वजह से बी आंसर होगा। ठीक है। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में। ठीक है। 23 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। ठीक है। तो मंगल पांडे कहाँ से थे? तो बैरकपुर, बी आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। मंगल पांडे सिपाही था, तो मंगल पांडे 34वीं NI रेजिमेंट का सिपाही था ना। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक सिपाही थे। ठीक है, सिपाही थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं ये कंपनी के सिपाही थे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख क्या कारण था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है। जिस तरह से प्लासी के बाद जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के प्रति नीति अपनाई थी, भू राजस्व नीति, विभिन्न प्रकार के विलय की नीति, सहायक संधि, ये सब जो नीतियाँ अपनाई गई थी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उस तरह से लोग काफ़ी क्षुब्ध हो चुके थे। तो यही बोल रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ही प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छे से करेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो पूछे जा चुके होते हैं वो रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, उसको ठीक से करेंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना इनमें पहली घटना थी। ठीक है, मेरठ में विद्रोह हुआ 10 मई को और फिर 11 मई को वो लोग दिल्ली आ गए थे। देखिए, 11 मई 1857 दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय से, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, यह अपील की सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को प्रारंभ अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा 17 जून 1858 को शहीद हो गई थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। तो थोड़ा डेट वाइज भी ध्यान रखेंगे। 10 मई को मेरठ में हुआ था। ठीक है, फिर दिल्ली 11 मई को पहुंच गए थे और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जो थे उनको अपना नेतृत्व सौंपा था।
1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था सबसे पहले। ठीक है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को अधिकृत किया था। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई थी। ध्यान रखेंगे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार रिपीट होता है। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोल घर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर। ठीक है, बरेली में नेता कौन थे? तो खान बहादुर थे। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कई बार कौन कहाँ से संबंधित है, मतलब किस जगह पे किसने नेतृत्व किया था, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल भी पूछा जाता है कई बार, और कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वो पूछा जाता है। तो जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, और मृत्यु कहाँ? ग्वालियर में, और यहीं पे इनका समाधि स्थित है रानी लक्ष्मीबाई का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट भी होते रहता है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसके? तो ह्यूरोज से सामना करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को। ये भी काफ़ी रिपीट होता है कि किससे सामना हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का? तो ह्यूरोज, ये आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, ह्यूरोज ने इनको बोला था कि यहाँ सोई हुई औरत एक अकेली मर्द है, ह्यूरोज ने बोला था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये बात किसने बोली है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में किसके? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में बढ़ा था। ठीक है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। हजरत महल को ही बेगम ऑफ अवध बोला जाता है। बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली।
अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, बेगम ऑफ अवध हजरत महल, ठीक है, लखनऊ में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी, लखनऊ में जिन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल, डी आंसर होगा। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने किया था, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे? तो मौलवी लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद के 1857 के संग्राम का नेता थे, मौलवी लियाकत अली, ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ की? तो अवध में थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अवध में सर्वाधिक संख्या थी सिपाही। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी, बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे जो थे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। ठीक है, नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? तो नाना साहब के थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे तो नाना साहब के, ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को। ठीक है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो तात्या टोपे को मार दिया गया था, इसको किसी ने धोखा दिया था, उसके मित्र द्वारा ही। ठीक है, डी आंसर। तात्या टोपे 1814 से 1859 के रामचंद्र पांडु के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येवोला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ विठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंधोपंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता को पेंशन से वंचित कर दिया, उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या टोपे स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? तो बिहार से संबद्ध थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? तो बिहार से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1857
में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया उस समय वे 80 वर्ष के थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। शाहाबाद जिले में वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। ठीक है। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का डेट भी पूछा जाता है, कब उनकी मृत्यु हो गई, तो 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। ठीक है। तो कुंवर सिंह बिहार से विद्रोही थे, नेता थे। ठीक है, जगदीशपुर के। नेक्स्ट देखते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किए थे। सी, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। पटना से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कुंवर सिंह थे, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त जो थे वो असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो जगदीशपुर था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन था? तो जगदीशपुर था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ये आंसर हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा थे कौन से? तो कुंवर सिंह थे, ध्यान रखेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। कौन? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर केंद्र नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर नहीं था। अजमेर था, नीमच था, आउवा था, लेकिन जयपुर नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने ये अंग्रेजों से संघर्ष किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने। 1857 के विद्रोह में
शहादत खान ने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था। ठीक है दोस्तों, सेशन अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को रिवाइज भी किया कीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।